आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी और आज हमारे साथ मौजूद हैं बिथरी चैनपुर से विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम विधायक जी आपसे जानना चाहेंगे, आप डॉक्टर थे, फिर पॉलिटिक्स में आने का कैसे सोचा और अच्छा खासा जब मतलब डॉक्टरी में चल रहा था फिर इसमें ये सफ़र कैसा? देखिए, एक राजनीतिक व्यक्ति का और जो मेडिकल प्रोफेशन से लोग जुड़े रहते हैं उनका जीवन करीब करीब एक जैसा ही होता है। उसका कारण क्या होता है कि हमको सेवा ही करनी है और लोगों से निरंतर मिलना है। हमारा प्रोफेशन ऐसा है, जब एक पेशेंट एडमिट हो जाता है तो उससे कम से कम 10 लोग मिलने आते हैं। और मेरी आदत शुरू से थी कि सबकी बात को सुनना, उनको समझाना। धीमे धीमे उन लोगों से मिलते मिलते एक बड़ा कारवां इकट्ठा हो गए और उनकी इच्छा थी कि समाज में और भी सेक्टर्स हैं जिसमें आप कुछ इन्फ्लुएंस करेंगे तो शायद एक अच्छा काम हो पाएगा। ये एक कारण था राजनीति में आने का। डॉक्टर साहब, इस समय अगर हम देखें तो आप विधायक और डॉक्टर एक साथ हैं, तो दोनों चीज़ें मैनेज किस तरह से हो पाती हैं? मैंने आपको बताया कि सेवा ही करना है और जितना मुझे लगातार मेरे ऑफिस में मुझे बैठना है और एक कारण भी उसके लिए बन जाता है कि मेरे कुछ पेशेंट्स भी हैं, वो परेशान ना हो, तो एक भाव ऐसा आ जाता है कि नहीं, मुझे छोड़ के नहीं जाना है जगह को, क्योंकि लगातार जो लोग आ रहे हैं वो बेचारे, उनको कौन देखेगा, कैसे परेशान होंगे। तो मैं दोनों काम की वजह से मैं बहुत सारा समय समाज को दे पा रहा हूँ और निरंतर किसी भी विधायक के लिए बहुत कठिन होगा कि वो रोज़ सुबह 6 बजे उठे और रात के 12 बजे तक लोगों के लिए अवेलेबल हो, और तो ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं बहुत कम छुट्टियां लेता हूं, इसीलिए क्योंकि कभी मुझे अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता सताती है, कभी मुझे पेशेंट्स की चिंता सताती है। तो इस वजह से मैं अपने लिए समय ना निकाल के कहीं ना कहीं समाज के लिए काम कर पा रहा हूँ और इसीलिए सामंजस्य है, क्योंकि मुझे तो समाज में रहना है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों की सेवा करनी है। जब आप इस क्षेत्र से विधायक बने थे तो उस समय क्या समस्याएं थी, जो सबसे बड़ी समस्याएं थी, और अब उनको क्या हाल है, उन समस्याओं का किस हद तक हल हो चुकी हैं? देखिए, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, स्पेशली रोड्स बहुत सारे ख़राब थे। जब मेरा इलेक्शन था, यदि बहुत सारे लोगों को याद होगा कि ये जो बदायूं रोड था, इतने गड्ढे थे, इसमें इतना पानी भर जाता था। तो बीडीए से बात करके इनको, अब आपसे देख सकते हैं बदायूं रोड की जो हमारी लाल फाटक वाली रोड है, ये बदायूं रोड है, बीसलपुर चौराहे से आप जाएंगे वो वाली रोड है। सभी रोड्स जो हमारी विधानसभा से कनेक्ट कर रहे हैं, और शायद ही स्पेशली जो मेन रोड्स हैं, कोई भी शायद ही कोई ऐसी रोड रही हो जो ख़राब हो, और सबको मैंने ठीक कराया है, क्योंकि कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कोई दूध का व्यापारी है, वो दूध बहुत आसानी से जल्दी ला पा रहा है, उसकी मोटरसाइकिल नहीं ख़राब हो रही है, और जब परेशानी नहीं होती है, मालूम पड़ा 40 मिनट में 30 मिनट में कोई आदमी आ जा रहा है। तो कोई बीमार हो गया गांव में और कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसको कनेक्टिविटी, आप किसी भी कंट्री के, जो डेवलप्ड कंट्री होता है या डेवलप्ड स्टेट की बात करेंगे, वहाँ कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो इन सड़कों को मैंने ठीक कराया और आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। इसको आप किस तरह देखते हैं कि अगर हम किसी को अनाज बांट रहे हैं, उसकी जगह अगर रोज़गार पे अगर ध्यान दिया जाए तो? देखिए, ये फिर वही वाली बात, जो राजकुमार होते हैं वो ऐसा ही कहते हैं। मैं गांव में रहा हूँ, मैंने देखा है कि क्या स्थितियाँ हैं। रोजगार, किसी भी तरह का रोजगार, किसी के लिए कोई ये कहे कि कभी विषम परिस्थितियाँ नहीं आती। भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए, चाहे वो अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, वहाँ पे भी सडनली कभी कभी किसी का जॉब चला जाता है। लेकिन ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, किसी के लिए रहने के लिए छत, किसी के बच्चे की एजुकेशन, किसी के पेट भरने के इंतजाम, ये कोई अय्याशी नहीं है, ये कोई उसका बेसिक राइट है। यदि हमारे सरकार में, मेरा ही हॉस्पिटल में चला रहा हूँ और कोई व्यक्ति बीमार हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, सपोज 2 महीने काम नहीं करेगा, तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि उसको खाना तो मिलना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी है, कोई बीमार हो तो उसका इलाज होना चाहिए, रहने के लिए सिर पे छत होनी चाहिए, और खाने की ज़रूरत पड़े तो ये खाना उसी का एक हिस्सा है कि वो कभी सडनली किसी के घर में डेथ हो गई, एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, उसकी पत्नी और बच्चे हैं, तो क्या तुरंत किसी को रोज़गार, क्या वो ढूंढ पाएगी? क्या 2 महीने क्या करे वो? तो हमारी सरकार ने
जो आप देखते थे भूखे लोगों की हत्या, लोग आत्महत्या कर लेते थे, भूखे रहने से मर जाते थे। कितना कलंकित रहा होगा वो समय कि भूख से मर जाए हमारे देश में, तो उसको ख़त्म किया है। अब ऐसे ही आपको कोई भी चीज़ सुनाई नहीं देती होगी, एक बड़ा अचीवमेंट है। सर मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, वो उसके ऊपर आप अपने क्षेत्र में किस तरह कर रहे हैं? मेरे क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो सरकार की नीतियां हैं, तो ऐसा नहीं होता कि अनाज एक विशेष वर्ग में बंट रहा हो, सुरक्षा एक विशेष वर्ग की नहीं है। आयुष्मान भारत में मैं आपको बताऊं, कई बार बहुत सारे लोग राजनीति में चर्चा भी करते हैं कि एक विशेष धर्म के लोगों को आयुष्मान से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात मेरे बड़े नेताओं से हुई। उन्होंने कहा हम देश के हर व्यक्ति की चिंता करते हैं, हमको वोट वो दें या ना दें वो बहुत मैटर नहीं करता है, लेकिन हमारे घर में कोई व्यक्ति रहता है, ये हमारा देश है, तो कोई भी परेशान नहीं होना चाहिए। उसकी चिंता करने की एक राजा की जिम्मेदारी होती है, वही हमारी सरकार कर रही है, और आयुष्मान उसका एक बड़ा उदाहरण है। 22 सितंबर से बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है देश में। अमेरिका ने ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया कि भारत के लोगों में हतोत्साहित हो जाएं। हमारी सरकार ने जो पहले काम किया है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना हमारे पास है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी है कि हम जीएसटी को कम कर पाए। त्यौहार का एक गिफ्ट है मोदी जी सरकार की तरफ से कि दीपावली आने वाली है, सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, और जब सस्ती हो जाएंगी तो त्यौहार दिवाली का मनाने का जो उत्साह होगा वो कितना अद्भुत होगा। कोई यदि कैमरा खरीदने जा रहा है, सपोज आप ही के पास जो कैमरा है वो 10,000 का 8,000 हो जाए, इससे बढ़िया। और फिर इसको भी आप जोड़िए, ये सबका साथ सबका विकास, क्या एक विशेष वर्ग के लिए जीएसटी कम हुआ? क्या सबके लिए हुआ ना? तो ये सब लोग इस जीएसटी का आनंद ले पाएंगे और त्यौहार मना पाएंगे, ये हमारी रीति है। सर राजनीतिक गलियारों में एक इस समय अफवाह है कि डॉक्टर साहब डॉक्टर राघवेंद्र जी अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरह का कुछ, उनको कोई क्या सफाई देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? देखिए, जैसे मोदी जी में कोई लोग ढूंढते हैं, आदरणीय योगी जी में देखते हैं लोग कमियां नहीं ढूंढ पाते हैं, तो फिर क्या कह सकते हैं? तो यही एक है कि कमी तो ढूंढ नहीं पा रहे, तो केवल ये कह देते हैं कि डॉक्टर राघवेंद्र जी अगली बार इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अच्छा, मैं क्यों नहीं लड़ूंगा? मैं समाज की सेवा निरंतर करना चाहता हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँ, और मैं इलेक्शन जरूर लड़ूँगा। अगर कोई युवा आना चाहे राजनीति में तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं हर युवा से ये कहना चाहता हूँ, पहले उसको अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए। जब तक सक्षम नहीं है, या तो पारिवारिक दृष्टि से सक्षम है तो ठीक है, सामाजिक दृष्टि से सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो उसको पढ़ लिख कर अपने आप को इकोनॉमिक इतना सक्षम जरूर बनाना चाहिए कि लोग आपके ऊपर उंगली ना उठा पाएँ कि आप अपने खाने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं और समाज का क्या हित करेंगे। तो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, कहीं ना कहीं अपने आप को किसी न किसी तरीके से स्टेबल ज़रूर करना चाहिए। जब अपना जीवन यापन करने की स्थिति में आप आ जाते हैं, तभी आप दूसरों के लिए रास्ता दिखा सकते हैं। और ये मेरा सभी युवाओं से निवेदन है, राजनीति भी करें, लेकिन अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्टेबल ज़रूर कर लें कि आपको दूसरों की तरफ मुंह उठा के ना देखना पड़े, किसी तरह का कोई गलत काम करने की ज़रूरत ना पड़े। अपनी मेहनत से अपने जीवन यापन करने की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए।